यूक्रेन में इस वक्त किस तरह की तबाही है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ईरान इजराइल में बढ़ते युद्ध के खतरे की एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के अखबारों में सबसे बड़ी खबर यह है कि मुहर्रम के दौरान भी खामनेई कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। मुहर्रम की 7वीं तारीख को खामनेई शोक सभा में शामिल होने पहुंचते रहे, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। टीवी 9 भारतवर्ष आज ये बताने जा रहा है कि खामनेई कहां हैं और क्या कर रहे हैं। तेहरान के एक अंडरग्राउंड ठिकाने में ईरान के एटमी कार्यक्रम का एक अहम चरण जारी है, जिसे मुहर्रम के दौरान ही पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आशंका है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को इजराइल विध्वंस के प्लान पर खामनेई अपने विशेष बंकर से हस्ताक्षर कर सकते हैं या एटमी परीक्षण का ऐलान भी कर सकते हैं। देखिए खामनेई का पूरा प्लान क्या है। 24 जून 2025 की सुबह ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हुआ। तेल अवीव और तेहरान में धमाके रुक गए। तेहरान और तेल अवीव में खंडहर इमारतें नजर आने लगी। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू सहित कई मंत्री हालात का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन तेहरान में एक ही सवाल उठा कि खामनेई कहां है। 14 जून से खामनेई को किसी ने नहीं देखा। 22 दिन पहले उनकी मुलाकात सलाहकार अली लारिजानी से हुई थी। उम्मीद थी कि मुहर्रम की 7वीं रात को खामनेई दुनिया के सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंपरा रही है कि हर साल खामनेई मुहर्रम की 7वीं रात को शोक सभा में शामिल होने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आए। इसीलिए ये तेहरान में सबसे बड़ी खबर है। ये तेहरान से आई 3 जुलाई की रात की तस्वीरें हैं, जिनमें खामनेई नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन बीते कई सालों से खामनेई इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और ये उसी कार्यक्रम की पुरानी तस्वीर है जिसमें खामनेई नजर आ रहे हैं। ईरान के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि खामनेई सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में नहीं आए। खामनेई के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खतरे से दूर रखा है। खामनेई आते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है कि खामनेई तेहरान में ही हो सकते हैं। खामनेई उस ठिकाने पर हो सकते हैं जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है और कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही के निशान दिख रहे हैं। बॉक्स में नजर आ रही पिक्चर अप्रैल 2024 को ली गई थी। 24 जून 2025 के बाद की तस्वीरों में इमारतें नष्ट नजर आ रही हैं। रिपोर्ट है कि खामनेई इस इमारत के आसपास हो सकते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यह तेहरान में खामनेई के संभावित ठिकाने का मॉडल है। यह ईरान का सबसे बड़ा एटमी रिसर्च सेंटर शाहिद मिसामी है। यहां एटम बॉम्ब के लिए प्लास्टिक एक्सप्लोसिव तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर डेटोनेशन के लिए सबसे जरूरी टेस्टिंग की जाती है। एटम बॉम्ब विस्फोट के लिए इम्प्लोजन सिस्टम यही विकसित किए जा रहे हैं। तेहरान के इस सेंटर के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। तेहरान के पास एक ही S-300 डिफेंस सिस्टम है, जिसे इसकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि खामनेई इसी सेंटर के करीब हो सकते हैं। रिपोर्ट है कि तेहरान के इस सेंटर में ईरान के परमाणु परीक्षण को पूरा करने की तैयारी तेजी से की जा रही है। ईरान ने फोर्दो की मुख्य सुरंग को खोल दिया है। नतांस एटमी सेंटर में हेवी मशीनरी मूवमेंट हो रहा है। पिकेक्स पहाड़ी के नीचे नए IR-9 सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं। रिपोर्ट है कि यहां यूरेनियम एनरिचमेंट जल्द शुरू हो सकता है। शाहिद मिसामी रिसर्च सेंटर की सुरक्षा बढ़ाने का मतलब है यहां न्यूक्लियर डेटोनेशन के कंपोनेंट तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि खामनेई एटमी परीक्षण की तैयारी में है।
शायद इस परीक्षण के बाद ही खामनेई दुनिया को ईरान के परमाणु शक्ति बनने का संदेश जारी करेंगे और तभी दुनिया के सामने आएंगे। अमेरिकी मीडिया भी यही दावे कर रही है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है, प्रतिबंधों और अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संसाधनहीन बना दिया है, लेकिन ईरान ने एटम बम बनाने का कार्यक्रम रोका नहीं है। अब चीन भी ईरान के समर्थन में खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। चीन ने कहा है कि बीजिंग ने अपना पक्ष चुन लिया है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। पश्चिमी एशिया में यूएस चीन के हितों पर खतरा नहीं बन सकता है। चीन ने पश्चिमी एशिया में $400 बिलियन का निवेश किया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से तेज रफ्तार के साथ फिर शुरू हो चुका है। महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। इस्राएल ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो हमले दोबारा किए जाएंगे। जबकि ट्रंप ने ईरान से बातचीत का समर्थन किया है। ट्रंप ने अपने ही अंदाज में कहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान डरा हुआ है और अमेरिका से बातचीत चाहता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है कि ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और अगर बातचीत को तैयार भी हुआ तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा। ईरान समझ चुका है कि अगर उसने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया तो अमेरिका उसका हाल इराक और लीबिया जैसा कर देगा। इसलिए एटम बम बनना तय है और यही महासंग्राम का आधार भी बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख में अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। डर है 6 जून की रात खामनेई इजराइल पर हमले की हरी झंडी देंगे और IRGC की मिसाइलें तेल अवीव को तबाह करने के इरादे से इजराइल की तरफ बढ़ेंगी। दरअसल माना जा रहा है कि ईरान के पास हमले के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इजराइल बार बार ईरान में छोटे छोटे हमले कर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। वहीं 6 जून की रात नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। आशंका है कि उन्हें ईरान पर हमले की छूट मिल सकती है, लेकिन खामनेई ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। महज 48 घंटे बाद ईरान इजराइल युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खुलने वाला है, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर करेंगे। डर है कि ईरान महज 48 घंटे बाद इजराइल के खिलाफ फिर युद्ध छेड़ सकता है। और ये युद्ध इजराइल या ईरान की संपूर्ण तबाही तक खत्म नहीं होगा। इस डर की 2 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, 6 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। नंबर 2, इसी रात बेंजामिन यूएस के लिए रवाना होने वाले हैं। छह जुलाई को ईरान में यौम आशूरा मनाया जाएगा। इस दिन ईरान में होने वाली बड़ी मजलिसों और दूसरे कार्यक्रम खत्म होते ही खामनेई इजराइल पर हमले के लिए हरी झंडी दे देंगे। जिसके बाद IRGC कमांडर रात के वक्त इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा इजराइल के पूरे नक्शे को ईरानी मिसाइलों से पाटना। लेकिन सवाल है कि अचानक खामनेई इजराइल पर हमले का आदेश क्यों देंगे? इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल 6 जुलाई की रात नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 7 जुलाई को उनकी वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मुलाकात होगी।
इस मुलाकात में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच युद्ध के नतीजों पर चर्चा होगी। इसी दौरान नेतन्याहू ईरान पर हमले की इजाजत मांग सकते हैं। अगर ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री को हमले की इजाजत दी तो आईडीएफ ईरान पर दोबारा एयर स्ट्राइक कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे उसने 13 जून की रात को किया था। लेकिन खामनेई ऐसा मौका इजरायल को दोबारा नहीं देना चाहते। यही वजह है कि ईरान 6 जुलाई की रात ही इजरायल पर हमले शुरू कर देगा। ताकि बेंजामिन को संभलने या पलटवार का मौका ना मिले। दावा है कि ईरान का यह हमला इतना जबरदस्त होगा कि इजरायल के शहरों और सेना को तबाह करके रख देगा। तो 6 जुलाई की रात ईरान इजरायल पर 3 चरण में हमले कर सकता है। इसका पहला चरण बेहद विध्वंसक होगा। हमले के पहले चरण में ही ईरान ट्रिपल अटैक करेगा, जिसमें पूरे इजरायल पर हमले का प्लान है। पहले चरण में ईरान के साथ हिजबुल्लाह और हूती भी इजरायल पर हमला करेंगे। उत्तरी इजरायल से सटे लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक करेगा, तो दक्षिण में यमन में मौजूद हूती इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा। वही ईरान पहले चरण में ड्रोन से तेल अवीव और सेंट्रल इजरायल को टारगेट करेगा। इसके बाद ईरान के हमले का दूसरा चरण शुरू होगा, जो इजरायल में भीषण तबाही मचा सकता है। दूसरे चरण में ईरान इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा। ईरान की सेना एक साथ 300 से ज्यादा मिसाइलें इजरायल पर दाग सकती है। दरअसल पहला चरण सिर्फ इजरायली डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए होगा, जिससे डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से दूसरे चरण में दागी गई 300 मिसाइलों में से 50% मिसाइलों के टारगेट पर हिट करने की आशंका है। लेकिन 6 जुलाई की रात ईरान यहीं पर नहीं रुकने वाला। तीसरे चरण में ईरान इजरायल में साइबर अटैक कर सकता है। यह साइबर अटैक बिजली ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली, सैन्य ठिकाने और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर किए जाएंगे, ताकि इजरायल के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। दरअसल ईरान के पास इजरायल पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। क्योंकि बीते 7 दिन से मोसाद के एजेंट ईरान में छोटे छोटे हमले कर रहे हैं। बीती रात भी मोसाद एजेंट्स ने तेहरान में अजदिकान हाईवे के पास एक इमारत में विस्फोट किया, जिसके बाद यहां धुआं उठता देखा गया। एक तरफ मोसाद IRGC के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान को अरब ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी खतरा बता रहा है। इजराइल इसकी 3 वजह दे रहा है। पहली, दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी जारी है। उसके पास 10 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम है। दूसरा, इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान का मिसाइल शस्त्रागार यूरोप और अमेरिका के लिए भी खतरा है। ईरान की मिसाइलें यूरोप तक को निशाना बनाने में सक्षम है। जल्द ईरान अमेरिका तक को टारगेट करने की ताकत हासिल कर लेगा। तीसरा, ईरान अपने प्रॉक्सी संगठन तेजी से मजबूत कर रहा है, वहीं इनकी संख्या बढ़ाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। अब ईरान को डर है कि इन्हीं दावों की आड़ में बेंजामिन ट्रंप से हमले की इजाजत लेंगे, लेकिन इससे पहले ही खामनेई इजरायल को दहलाने का प्लान बना चुके हैं। ईरानी हमले की आशंका अमेरिका और इजरायल को भी है। यही वजह है कि सेंटकॉम कमांडर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। उनकी आईडीएफ चीफ इयाल जामिर के साथ बैठक हुई है। बैठक में आईडीएफ के कई अधिकारी भी शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 3 घंटे के आसपास चली। ईरान इजरायल के बीच 12 दिनों के युद्ध पर चर्चा हुई, साथ ही ईरानी खतरे पर भी बात की गई। सेंटकॉम कमांडर ने एयरफोर्स के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर का भी दौरा किया।
दरअसल माना जा रहा है कि सेंटकॉम कमांडर का इजराइल दौरा हकीकत में उसकी सुरक्षा और युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने के लिए था, जिसकी तैयारियां अमेरिका ने युद्ध खत्म होने के बाद ही शुरू कर दी थी। दरअसल युद्ध विराम के बाद से ही इजराइल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। बीते 2 हफ्ते में यूएस के कई कार्गो प्लेन तेल अवीव पहुंचे। इन कार्गो प्लेन्स में नए डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें इजराइल भेजी गई। नए रडार सिस्टम भी इजराइल में तैनात किए गए। BLU-109 और MK-82 बंकर बस्टर भी अमेरिका ने इजराइल भेजे हैं। इसके अलावा कई बैरल तेल इजराइल पहुंचाया गया है। साथ ही देश भर में नए सोलर पैनल लगाए गए। इजराइल ने बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 40% तक कर दी है, 10% से बढ़ाकर, और ताकि जंग के दौरान पावर प्लांट तबाह होने पर हालात बेकाबू ना हो। हालांकि इस बार इजराइल की सभी तैयारियां नाकाफी मानी जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार इजरायली एयर स्ट्राइक की सफलता के पीछे मोसाद था। उसने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन ईरान को बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन बीते 2 हफ्ते में ईरान ने मोसाद के कई एजेंट्स को पकड़ा है। ईरान से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान से 28, इस्फहान से 60, जबकि करमनशाह में 15 मोसाद के जासूसों को पकड़ा गया है। दरअसल ईरान की कोशिश हमले से पहले मोसाद के नेटवर्क को बड़ी चोट पहुंचाने की है, इसीलिए पूरे देश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारियां इसी का नतीजा है। यानी ईरान का ऑपरेशन इस बार पूरी तैयारियों के साथ होगा, जो अरब में महासंग्राम ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप से बातचीत के दौरान पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध नहीं रोकेगा। ट्रंप का फोन रखने के बाद पुतिन ने इस प्रण का असर दिखाना भी शुरू कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया और कीव हमलों को रोकने में नाकाम दिखा। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से कीव का एक बड़ा इलाका जल उठा। अमेरिका से पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बंद होने के बाद कीव का सुरक्षा कवच पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और यही वजह है कि कीव में एक अमेरिकी एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया गया है। एक साथ इतने ड्रोन के कोई बेहद शक्तिशाली देश भी धमाके रोक ना सके। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार कि यूक्रेन अपना डिफेंस ना कर सके। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल जिसके आगे तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इमारतें धधकती रहीं, काले धुएं से आसमान भर गया और कीव की ऐसी हालत हुई कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इस तबाही से ठीक 1 घंटे पहले पुतिन ने ट्रंप से बात की थी। ट्रंप की कोशिश युद्ध रुकवाने की है, लेकिन वार्ता के बाद जो कीव में हुआ उससे जाहिर हो गया कि पुतिन ना रुकेंगे, ना किसी दबाव में आएंगे। सात घंटे तक लगातार यूक्रेन में धमाके होते रहे। कीव में जगह जगह आग लग गई। 7 घंटे तक दहशत के मारे लोग छिपे रहे। रूस की तरफ से एक बार में 550 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए। ड्रोन के बीच रूस की ताकतवर मिसाइलें भी कीव पर बरसती रही। रिपोर्ट के मुताबिक कीव पर 500 से अधिक ड्रोन हमले हुए। 10 से अधिक मिसाइलों का प्रहार हुआ। कीव में दम घोटने वाला धुआं भर गया। कीव में लोगों को मास्क पहनना पड़ा।
रूस से हमले की शुरुआत रात 10 बजे हुई। यूक्रेन में अचानक सायरन बजने लगे। लोग शेल्टर्स की तरफ भागे। पूरी रात लोगों को मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड ठिकानों में रहना पड़ा। कीव में बाहर धमाकों और सायरन की आवाज गूंजती रही। रात 10 बजे हमलों की शुरुआत ड्रोन से हुई और फिर रात 12:30 बजे रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला शुरू किया। लगातार हमले से कीव के रिहायशी इलाकों में आग लग गई। रात में कीव की तस्वीर भयावह थी। हर तरफ बस आग और धुआं नजर आ रहा था। कीव में हर तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। रिहायशी इमारतों में आग लग चुकी थी। इतने बड़े इलाके की आग को बुझा पाना बेहद मुश्किल था। सुबह हुई तो कीव उजड़ा हुआ नजर आया। इमारतें ड्रोन हमले से खंडहर जैसी नजर आ रही थी। सुबह भी कई जगहों से आग का धुआं उठ रहा था। और पुतिन मान रहे हैं कि कीव को जीत कर ही इस युद्ध का फैसला हो सकता है। इसलिए कीव पर किंजल मिसाइल से भी हमला किया गया। रूस ने कीव को जलाने के लिए गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से पूरे यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की गई। ड्रोन हमले से कीव की इमारतों में आग लग गई। कीव में बड़ी तबाही की वजह एयर डिफेंस का खामोश रहना है। रूस ने 3.5 घंटे में 2 किंजल मिसाइलों से हमला किया। राजधानी कीव पर 12 इस्कैंडर M मिसाइलें भी दागी गई। 4 इस्कैंडर K मिसाइल से भी हमला किया गया। सबसे अधिक गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। रूस ने 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया। कीव में सुबह होने पर भी हमले जारी रहे। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद रूस ने कई और दूसरे शहरों को निशाना बनाया। राजधानी कीव के बाद रूस ने क्रीवी रीह पर हमलों की शुरुआत की। ज़ेलेंस्की के होम टाउन में भी रूसी ड्रोन गिरने से कई धमाके हुए। कीव में हमले से सेना और सरकार दोनों डर गई। सरकारी इमारतों को खाली कराया गया। ज़ेलेंस्की और सेना के सीनियर अफसर सेफ जोन में भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की को सीक्रेट बंकर में रखा गया है। सेना के बड़े अफसर भी बंकर में छिपे रहे। एयरबेस पर मौजूद विमानों को भी अंडरग्राउंड हैंगर्स में भेजना पड़ा। रूस के हमलों के दौरान कीव पूरी तरह लाचार नजर आया। कीव में युद्ध की शुरुआत से ही कई लेयर की सुरक्षा है, कई एयर डिफेंस तैनात हैं, लेकिन वक्त के साथ एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बंद है। पैट्रियट के लिए अमेरिका से मिसाइल मिल सकती है। कीव में मौजूद पैट्रियट राजधानी की सुरक्षा में सक्षम नहीं रह गए हैं। यूक्रेन में सुबह से अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेन के तमाम इलाकों से नुकसान का आंकड़ा सामने नहीं आ सका। कीव में रूस की मिसाइलों से कितना विध्वंस हुआ, इसकी जानकारी भी अभी अधूरी है। लेकिन पता चला है कि रूस ने कीव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों को भी भारी नुकसान हुआ है। और कीव में बड़ी तबाही हुई है। नुकसान का सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कीव में झुलियानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। एयरपोर्ट के आसपास कई धमाके हुए। एयरपोर्ट पर हमले की वजह से आसपास के 5 किलोमीटर इलाके तक मलबा फैला है। अभी विमानों या एयरपोर्ट को होने वाले नुकसान का ब्यौरा नहीं आया है। कीव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका से मिसाइल सप्लाई बंद होने की वजह से एयर डिफेंस का मजबूत कवच अब नहीं है। कीव में तैनात पेट्रियट एयर डिफेंस भी खाली हैं। रूस ने मिसाइल से पेट्रियट एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया। कीव समेत रूस ने 10 प्रांतों पर हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार कीव पर ही था। माना जा रहा है कि कीव को तबाह करके ही पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहते हैं, और शायद यही बात उन्होंने ट्रंप को भी कह दी है।
कीव के अलावा ज़ाइटोमीर, चरकासी, चेरनिहिव, सुमी, पोल्टावा, क्रिवोहार्द, नेप्रोपेट्रोवस्क, खार्किव, ज़ेपोरिजिया और डोनेस्क में रूस ने ड्रोन से हमला किया। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने भी इंतकाम का मिशन शुरू किया और राजधानी के बदले राजधानी को दहलाने का अभियान शुरू हुआ। यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम रहा। मॉस्को में एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन गिरा दिए। रूस के रोस्टोव में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। हालांकि यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक रूसी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को में एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर पर हमला कामयाब रहा। यूक्रेन के मुताबिक रिसर्च प्लांट से ही थर्मोबैरिक वॉरहेड की सप्लाई हो रही थी। हालांकि रूस ने माना कि मॉस्को से 70 किलोमीटर दूर यूक्रेन के ड्रोन से एक बिजली सप्लाई केंद्र में धमाका हुआ और आग लग गई। रोस्टोव में यूक्रेन ने ड्रोन से एक हथियार फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक विस्फोटक बनाने वाले एक कारखाने को ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो रूसी सेना यूक्रेन में जिस तरह से हमले कर रही है, जिस तरह पुतिन आर्मी का कब्जा अभियान तेज हो गया है, वो इस बात का प्रमाण है कि युद्ध विराम नहीं होगा। ये बात न सिर्फ रूस के हमले से साबित हो रही है, बल्कि ट्रंप से फोन पर बातचीत के दौरान भी पुतिन ने साफ कर दिया है। पुतिन ने ट्रंप से दो टूक कह दिया है कि रूस के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि यूक्रेन में उससे सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। यूक्रेन में पुतिन का नया लक्ष्य है लिटिल रूस। आखिर क्या है पुतिन का प्लान लिटिल रूस, आइए समझते हैं। ट्रंप ना तो पुतिन से खुश हैं, ना ही उनकी सेना से। ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं। ट्रंप पुतिन से बातचीत कर सीज फायर की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन में रूस के हमले हर बीतते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में विनाश की आग भयावह हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए। ट्रंप इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे। 3 जुलाई 2025 ये वो तारीख है जब ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन किया। ट्रंप और पुतिन के बीच ईरान समेत यूक्रेन युद्ध को लेकर लंबी बातचीत हुई। ट्रंप ने पुतिन से सीज फायर करने को कहा, लेकिन पुतिन ने युद्ध विराम करने से साफ मना कर दिया। यही वजह है कि अब ट्रंप पुतिन से खुश नहीं है। ट्रंप के क्रोध का कारण है वो दो टूक जवाब जो उन्हें पुतिन ने फोन पर बातचीत के दौरान दिया। पुतिन ने ट्रंप से क्या कहा, इसकी जानकारी क्रेमलिन की तरफ से जारी की गई है। क्रेमलिन के अधिकारी यूरी उशाकोव ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द से जल्द युद्ध विराम के लिए कहा, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया। पुतिन ने ट्रंप से यह भी कहा कि यूक्रेन में रूस अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगा। युद्ध विराम के लिए जो शर्तें हैं, रूस उसे भी नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूक्रेन में जब तक रूस का मकसद पूरा नहीं होगा, तब तक रूस पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि रूस के हमले नहीं रुकेंगे, युद्ध खत्म नहीं होगा। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन, इन 4 प्रांतों के अलावा रूस का और भी लक्ष्य है जिन्हें पुतिन हर हाल में पूरा कर लेना चाहते हैं।
दरअसल रूस यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से पर न सिर्फ कब्जा करना चाहता है, बल्कि उसका रूस में विलय करने का प्लान है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को लिटिल रूस बनाने की मंशा है। यूक्रेन का बचा हुआ हिस्सा यानी पूर्वी क्षेत्र यूक्रेन होगा, लेकिन वो भी रूस की अनुमति के बिना अपनी नीतियां नहीं तय कर सकेगा, खासकर विदेश और रक्षा नीतियां। पुतिन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूसी सेना यूक्रेनी धरती पर बहुत तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। पुतिन के फाइटर यूक्रेन में जबरदस्त हमले करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रूसी फौज ने खार्किव में भीषण हमला करते हुए एक शहर पर विजय पताका फहरा दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेनी ठिकाने को बल्कि उसके हथियार गोदाम को भी जला दिया। सूमी में रूसी सेना ने एक साथ 11 इलाकों पर ड्रोन से हमले किए। पोल्टावा में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिल गई है। रूसी सेना जहां मौजूद थी उससे 22 किलोमीटर आगे बढ़ गई है। नीप्रो में रूस के विस्फोट की वजह से कई इमारतें तबाह हो गईं। पुतिन ने अपनी मंशा साफ की तो कीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। पुतिन का पूर्वी यूक्रेन प्लान कामयाब ना हो सके, रूसी सेना यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा ना कर सके, रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने काउंटर प्लान लॉन्च कर दिया है। ज़ेलेंस्की सेना ने अब रूसी शहरों में गोरिल्ला हमले शुरू कर दिए हैं। इस हमले का मकसद है रूसी सेना को अपने देश में ही फंसाना, ताकि रूसी फौज यूक्रेन में कब्जा अभियान रोककर अपने देश को बचाने में उलझ जाए। अपने इसी काउंटर प्लान के तहत यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को में रूस के सैन्य रिसर्च सेंटर को ध्वस्त कर दिया। मॉस्को में ही उस हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया जिसमें रूस थर्मोबैरिक बम बना रहा था। क्रीमिया में यूक्रेन ने ड्रोन फायर कर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को बर्बाद कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। रूस का वार और यूक्रेन का पलटवार, ये जंग भयावह रूप ले चुकी है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर भड़क गए। पहले पुतिन को खुश करने और युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जब पुतिन का रुख नहीं बदला, तो नाराज ट्रंप एक बार फिर ज़ेलेंस्की की हथियार सप्लाई बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जंग अभी और लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ट्रंप के यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के फैसले ने ज़ेलेंस्की को अब तक के सबसे बड़े संकट में खड़ा कर दिया है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की नजर अरब यूरोपीय देशों पर है। उनकी उम्मीद यूरोप के रुख पर भी टिकी है, जहां से उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अकेला क्यों छोड़ा? असली वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्धग्रस्त यूक्रेन का सबसे महफूज ठिकाना राष्ट्रपति भवन। जिसे अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम ने सुरक्षा कवच में घेर रखा है। लेकिन अब यह भी महफूज नहीं है। ज़ेलेंस्की के पास बचे विकल्पों में दो ही रास्ते हैं, या तो पूरे यूक्रेन को बचाते हुए रूस के हमले का जवाब दे, या फिर यूक्रेन को रूस के हवाले करके मारियन्स्की पैलेस बचाए। लेकिन दोनों ही सूरत में यूक्रेन का ज्यादा लंबे वक्त तक रूस के खिलाफ मोर्चे पर टिके रहना नामुमकिन हो गया है। और इस स्थिति के जिम्मेदार हैं ट्रंप।
ट्रंप हुए वादा खिलाफ, तय यूक्रेन का विनाश। दरअसल ट्रंप ने ऐसी स्थिति बना दी है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन को छोड़कर राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूरोपियन देशों के दौरे पर निकलना पड़ा है, वो भी मदद की उम्मीद जगाए रखने के लिए। जेलेंस्की का डेनमार्क दौरा भी इन्हीं हालात में हुआ है। यहां क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्थिति ऐसी बनी क्यों, इसे जान लीजिए। पेंटागन ने अमेरिका के हथियार भंडार का मूल्यांकन किया है, जिसमें पाया गया कि अमेरिका के हथियार भंडार में भारी कमी आई है। इसलिए अमेरिका ने फैसला लिया है कि पोलैंड में रखे हथियार वापस मंगाए जाएंगे। पोलैंड में रखे ये हथियार युद्ध के लिए यूक्रेन को जारी किए गए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सामने रूस का सामना करना मुश्किल टास्क बन गया। और जेलेंस्की को युद्ध में बने रहने के लिए यूरोपीय मददगार देशों का रुख करना पड़ा। जेलेंस्की समर्थकों से वार्ता करने डेनमार्क पहुंचे। यहां उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की, जिसमें फ्रेडरिक्सन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यूक्रेन ईयू का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। यही नहीं, डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए हथियारों के निर्माण में भी दिलचस्पी दिखाई। यूक्रेनी हथियार निर्माता कंपनियों को डेनमार्क में निवेश करने की भी सलाह दी। इनके अलावा जेलेंस्की ने कई और नेताओं से मुलाकात की, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स भी शामिल हैं। यही नहीं, डेनमार्क में जेलेंस्की ने स्विफ्ट बीट नाम की अमेरिकन फर्म के साथ समझौता भी कर लिया है, जो 1 साल में यूक्रेन के लिए हजारों ड्रोन का उत्पादन करेगी। इसके अलावा जेलेंस्की मिसाइल प्रोग्राम पर भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिका के हाथ उठाने से जेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ही मात्र यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी था, और ये जेलेंस्की के शब्दों से भी जाहिर हो रहा है। Багато спільних тем, адже це різні люди абсолютно. Але якщо ми говоримо про Україну, ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував. वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की ने यूरोप से सहायता पैकेज देने का भी आग्रह किया है। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आशंका ट्रंप और पुतिन के बीच एक डील की है, ऐसी डील जिसमें यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस को छूट मिली हो, जिसमें कब्जे के बाद रूस अमेरिका यूक्रेन के खनिज का बंटवारा करे, और आशंका को बल मिला है अमेरिका के रूस के प्रति नर्म रुख दिखाने से, जिसमें 2024 से लागू कुछ बैंक और कंपनियों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। यही वजह है कि जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने के लिए अमेरिका से डील की तैयारी कर रहा है, और यूरोपीय संघ लगातार ट्रंप की यूक्रेन के लिए अपनाई गई नीति की निंदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं। ट्रंप जल्द युद्ध विराम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गाजा में विध्वंस थमने की बजाय और तेज हो गया है। इजरायली सेना आम लोगों पर हमले कर रही है। माना जा रहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए इजरायली सेना ने मिशन की शुरुआत की है। एक तरफ सीज फायर की बात तो दूसरी तरफ लगातार बारूदी प्रहार। ऐसा लगता है जैसे इजराइल सीज फायर से पहले किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल का मिशन अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक को पूरी तरह से नियंत्रण में लेना है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल युद्ध को खत्म करने की तैयारी में है। नेतन्याहू ट्रंप और कतर से बात करने वाले हैं। नेतन्याहू का मकसद बंधकों को रिहा करवाना है।
इजराइल अमेरिका से बात करने के बाद हमास से बातचीत शुरू करने जा रहा है, लेकिन इस बीच इजराइल का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के मवासी इलाके में इजराइल ने रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इजरायली हमले के बाद कम से कम 15 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। वेस्ट बैंक के अरब अल मली हयात इलाके में छापेमारी की गई। 20 फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घर से निकाल दिया गया। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्जे में ले रही है। इजराइल ने फिलिस्तीन के रामल्ला में 10,000 साल पुराने गांव तैयबे में आग लगा दी है। ये ईसाइयों से जुड़ा धर्म स्थल भी है। आग लगाने का मकसद इलाके को पूरी तरह खाली कराना है। हालांकि हमास ने कहा है कि वो अमेरिका के भरोसे से खुश है और सीज फायर चाहता है, लेकिन इजराइल के हमलों से बात बिगड़ सकती है। गाजा में इजराइल ने 26 बार हमला किया है। 48 घंटे में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत सामग्री लेने गए लोगों पर हमले हुए हैं। हमास ऐसे हमलों से भड़क सकता है और बातचीत की कोशिश बेकार हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए ही इजराइल बेहद तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। गाजा में फिलहाल डर का माहौल है, क्योंकि कोई भी इलाका अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक से भी लोगों को दूसरी जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इस बीच लेबनान से भी बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह ने भी हमले रोकने की गुहार लगाई है। हिजबुल्लाह हथियार सरेंडर करने को राजी है, लेकिन इजराइल को पूरी तरह से हमले रोकने होंगे। लेबनान के साथ सीज फायर के बीच इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने फिर एक कार को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा किया है। बेरूत में ड्रोन हमले में भी 4 लोगों की मौत हुई है। इजरायली वायुसेना ने ईरान के IRGC के कुद्स फोर्स कमांडर को भी मार गिराया है। यह हमला लेबनान के बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास किया गया। माना जा रहा है कि इजराइल के इन हमलों से हिजबुल्लाह सरेंडर करने की स्थिति में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार के लिए रूस ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो मध्य एशिया में न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि अमेरिका से करीबी बढ़ाने वाले देशों के लिए मुश्किल बन गया है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मानिए तालिबान सरकार, रूस बन गया मददगार। 1978 में सोवियत संघ की कठपुतली सरकार के खिलाफ शुरू हुए तालिबान आंदोलन में एक मोड़ ऐसा भी आया, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। तब 1978 में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने तालिबान को आगे बढ़ाया और 1989 में रूस जब अफगानिस्तान से बाहर निकला तो अमेरिका की मदद से ही 1992 में अफगान की सरकार का पतन तालिबान ने किया। यही नहीं, अमेरिका की मदद से ही 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की। लेकिन 9/11 के बाद उसी अमेरिका ने तालिबान को 2001 में सत्ता से बाहर कर नई सरकार का गठन किया और 2021 में अमेरिका की वापसी के साथ ही सरकार के पतन के साथ तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। हालांकि अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को किसी ने समर्थन नहीं दिया, पर अब जिसके खिलाफ तालिबान आंदोलन खड़ा हुआ था, उसी रूस ने नई तालिबान सरकार को पहले देश के रूप में मान्यता दे दी है। इस फैसले से न सिर्फ काबुल को सूचित किया गया, बल्कि आधिकारिक रूप से मॉस्को में अफगान दूतावास पर तालिबान का झंडा भी फहरा दिया गया। रूस का ये फैसला अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए न सिर्फ उम्मीद की पहली किरण है, बल्कि मध्य एशिया के समीकरण बदलने वाला है। वो समीकरण जो अमेरिका ने गढ़ने की कोशिश की है।
अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, तो दूसरी तरफ ईरान के लिहाज से अफगानिस्तान उत्तर पूर्व में स्थित है, जो अमेरिका की रणनीतिक स्थिति के अनुसार मुश्किल खड़ी करता है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना प्रमुख ट्रंप से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान एक दुश्मन देश के रूप में ट्रंप के सामने है। जबकि अदावत की जमीन पर तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, जो रूस के साथ आने से खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक आक्रामक हो सकता है। यही नहीं, रूस के इस फैसले से पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद भी नहीं दे पाएगा। यानी पुतिन ने यह फैसला ट्रंप की चापलूसी करने वालों को सबक सिखाने के लिए किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।